हम इस वीडियो में बेसिकली जो टॉपिक है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, राइट, इस टॉपिक को हम अपना कंप्लीट करेंगे। कोशिश ये करेंगे इस टॉपिक में हमको जो भी थीम्स आई हैं रिगार्डिंग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हम उनको अच्छे से करें इन द मेंस पेपर ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज, राइट। देखिए, मेंस के लिए सिंपल स्ट्रैटेजी है, ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, ज़्यादा पढ़ के भी हम कोई कुछ नहीं उखाड़ सकते। जितना पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ना है। सो जो प्री की नॉलेज है उसको यूज़ करना है, जो थीम्स जिन पे क्वेश्चन आ रखे हैं उनको यूज़ करना है, एंड साथ में करंट अफेयर। इन तीनों की नॉलेज से एंड इन द लास्ट आफ्टर प्रीलिम्स बहुत सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके हम इजीली जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये चीज़ आई थिंक समझ में आ गई होगी। अभी हम सिर्फ ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन सी थीम से इंपॉर्टेंट है, किस एरिया से जनरली यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, स्पेशली मीन्स के परस्पेक्टिव से। एंड एक बार हमें ये पता चल गया कि मेंस के पर्सपेक्टिव से कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो हम जो है एक तरीके से इजीली जो है थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाएंगे कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इस पर इंपॉर्टेंट रहती है। एंड साथ में ये भी हमें पता चलेगा कि हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया तो उसमें लिखने क्या क्या डायमेंशंस हमें लिखने हैं, फ़ायदे लिखने हैं, नुकसान लिखने हैं, क्या क्या लिखना है, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सो सबसे पहले जो थीम आई है दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, रोल, फंक्शंस एंड चैलेंजेस से रिगार्ड। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पे 2 से 3 बार क्वेश्चन आया है, मतलब अपने आप पे इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट कमीशन, राइट। बैकग्राउंड अगर थोड़ा सा समझे तो आपको पता है जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो हमारा सेटअप हुआ था 1992 में, ठीक है, अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। तो ये एक्ट के थ्रू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस्टेब्लिश हुआ है। दैट मीन्स अपने आप में इट इज़ अ स्टेट्यूटरी बॉडी है जिसका मेन काम क्या है, दैट इज़ टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करना इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द वुमेन इन इंडिया। ये वर्क करता है एज अ वॉच डॉग एंड एडवाइजरी डॉग। वॉच डॉग मतलब चीज़ों को देखता है, चीज़ें सही हो रही हैं, साथ में एडवाइस करता है कि कहाँ पे कमी, उस पर एडवाइस करेगा टू द गवर्नमेंट को ऑन द वुमेन रिलेटेड इशूज़, जो भी वुमेन से रिलेटेड इशूज़ होते हैं ना। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डेट इज़ टू रिव्यू करते रहना, टाइम टू टाइम देखते रहना कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड्स क्या है वुमेन के लिए। इन साथ में रिव्यू का मतलब ये भी होता है कि रिफॉर्म लाने की बात करना। ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट को पॉलिसी मैटर्स में जो भी वुमेन से रिगार्डिंग होती है। ये केसेस ऑफ वायलेशन को भी लेता है, अगर वुमेन राइट के कोई भी वुमेन के राइट्स का हनन हुआ है कहीं भी, तो यहाँ पे आप केसेस, उन सारे केसेस को भी लेता है। प्रमोट अवेयरनेस, साथ में अवेयरनेस को भी प्रमोट करता है हमें वुमेन रिगार्डिंग देयर राइट। जैसे कि सेम NCBCs का था ना, NCBC, NCST, NCSC, तो सेम इनका भी मेन ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस जनरली सेम रहेंगे। बात करो अगर कंपोजिशन की, तो एक चेयरमैन होता है जिसकी अपॉइंटमेंट ऑफकोर्स हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। 5 मेंबर्स होते हैं और मेंबर सेक्रेटरी भी होता है। तो यहाँ पे मेंबर ज़्यादा है ना, एक चेयरमैन, 5 मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी। इनका टेन्योर सिर्फ 3 साल का होता है, ये सेम ही है, उनमें भी 3-3 साल का था NCPC वगैरह। पावर्स एंड फंक्शंस भी ऑलमोस्ट सेम होंगी, जैसे कि इन्वेस्टिगेट पावर है इनके पास। दैट मीन्स जो भी कंप्लेंट इनके पास आएगी उसके रिगार्डिंग, जो भी एट्रोसिटीज़ या डिनाइल ऑफ राइट से रिगार्डिंग, तो उसमें देखते हैं सुयो मोटो एक्शंस ले सकते हैं, मतलब मैटर को एक्शन ले सकते हैं ऑन द मैटर्स अफेक्टिंग अ लार्ज सेक्शन ऑफ वुमेन। खुद से मतलब उठा के, कोई आके कंप्लेंट नहीं कर रहा है, खुद से उनको लगा कि यहाँ पे गलत हो रहा है तो फिर एक्शन ले सकते हैं, सुयो मोटो। लीगल रिफॉर्म्स, ये रिव्यू करते हैं जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या बदलाव होना चाहिए, क्या चीज़ें सही नहीं है ना। रिसर्च एंड स्टडी बिठाते हैं, स्टडी करते हैं वुमेन के स्टेटस एंड प्रॉब्लम, समझते हैं कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कंडक्ट कराना स्टडी रिसर्च वगैरह। काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन, ये हेल्प करते हैं जो भी विक्टिम होते हैं वायलेंस के, ट्रैफिकिंग के एंड डिस्क्रिमिनेशन के। अवेयरनेस एंड एडवोकेसी, कंडक्ट्स कैंपेन्स टू चेंज सोशल एटीट्यूड, ये कैंपेन्स को कंडक्ट कराते हैं जिससे कि जो सोसाइटी का एटीट्यूड है वो भी बदले, अवेयरनेस वगैरह फैलाना। तो ये मेन इनके पावर है, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, सुयो मोटो, लीगल रिफॉर्म, रिसर्च करना, काउंसलिंग करना, रिहेबिलिटेशन करना एंड अवेयरनेस एंड एडवोकेसी को फैलाना ना। उनकी मेन अगर अचीवमेंट देखें, क्या उन्होंने कुछ अच्छा काम करा है, बिल्कुल करा है। इन्होंने काफ़ी अमेंडमेंट्स कराने में हेल्प करी थी इन लॉज सच एज डॉयरी प्रोहिबिशन एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट है। तो इसमें काफ़ी जो कमियाँ थी उनको सुधारने में इन्होंने हेल्प करी। एक लीगल एड एंड सपोर्ट भी देते हैं विक्टिम्स को। अवेयरनेस प्रोग्राम्स मैंने बताए ऑन इश्यूज़ लाइक चाइल्ड मैरिज, फीमेल फर्टिसाइड एंड साइबर हरासमेंट के रिगार्डिंग अवेयरनेस भी फैलाते हैं। प्रमोटेड द कंसेप्ट ऑफ जेंडर बजटिंग, साथ में इन्होंने जो जेंडर बजटिंग है ना, इस कॉन्सेप्ट को भी इन्होंने प्रमोट करा। देखो, जेंडर बजटिंग कुछ नहीं होता है, दैट मीन्स आप जो भी बजटिंग करोगे, जो भी बजट लाओगे, उसमें आप अच्छा खासा जो है अमाउंट स्पेंड करोगे वुमेन से रिगार्डिंग,
बस इसमें ये होता है जेंडर बजटिंग, कि आप वुमेन के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हुए बजट लाओगे, ठीक है। अब इसमें चैलेंजेस और लिमिटेशन क्या है? देखिए, इनका जो एडवाइस होता है वो सिर्फ एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है, नॉट बाइंडिंग। जो रिकमेंडेशन दी जाती हैं तो गवर्नमेंट माने ना माने, लिमिटेड पावर है, डायरेक्टली ये पनिश या इन्फोर्स नहीं कर सकती, अपने डिसीजन को जस्ट सजेस्ट कर सकती हैं। रिसोर्स कांस्टेंट रहता है, आप कहीं भी लिख सकते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बॉडी में, किसी भी काम में आप रिसोर्स की कमी, टाइम की कमी, पैसे की कमी लिख सकते हो। लैक ऑफ एडिक्वेट स्टाफ एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। लो कोऑर्डिनेशन, वीक लाइन विद स्टेट ह्यूमन कमीशन के साथ उनका ज़्यादा अच्छा तालमेल नहीं है, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम रहती है। अंडर रिप्रेजेंटेशन, ऑफन क्रिटिसाइज फॉर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, ऐसा बोला जाता है जिसमें जितने भी लोग होते हैं वो जनरली पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट होते हैं, मतलब एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी से जिसका थोड़ा सा लेना देना है उसको जाके वो अपॉइंट कर देंगे। सोशो कल्चरल बैरियर्स, डीप रूटेड पेट्रार्की हिंडर्स इफेक्टिव एक्शन, जो पेट्रार्की है वो आपस में काफ़ी डीप रूटेड है तो वो भी प्रॉब्लम करती है, इफेक्टिव एक्शन को वो भी क्या करती है, हिंडर करती है। सो ये सारे कुछ हमारे चैलेंजेस है कि सिर्फ एडवाइजरी रोल है, लिमिटेड पावर है, रिसोर्सेज का कांस्टेंट है, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है स्टेट वाले के साथ, अंडर रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की वजह से, एंड सोशल कल्चरल बैरियर्स हैं। डीप रूटेड पेट्रार्की को अभी भी जो है वुमेन के डेवलपमेंट में एक तरीके से रोक लगाती है। अब हम क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, हम इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे सकते हैं। बहुत बार बोला जाता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अगर स्टेटस दे दें तो कहीं ना कहीं इनके पास जो अथॉरिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, इनको सीरियस लेना शुरू किया जाएगा, ये रिपोर्ट वगैरह भी सबमिट करेंगे, गवर्नमेंट से भी पूछा जाएगा कि आपने इन जो भी इन्होंने रिफॉर्म बताया था आपने क्यों उन पर एक्शन नहीं लिया, क्या रीज़न है। एम्पावर NCW विद क्वासी जुडिशियल पावर्स टू इन्फोर्स रिकमेंडेशन, साथ में उनको इस पावर दे सकते हैं कि जो सो दैट ये जो रिकमेंडेशन है इनको इन्फोर्स कर सके। एडिक्वेट फंडिंग एंड स्टाफ, जो चैलेंज था उसी का सोल्यूशन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन को और ज़्यादा बेटर बनाओ। डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग को प्रमोट करो, जिससे कि जो इमर्जिंग इश्यूज़ हैं आप इसको सॉल्व कर सको। मतलब अंधाधुंध कोई भी पॉलिसी मत बनाओ, डेटा ड्रिवन, फैक्ट के बेसिस पे आधारित। फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर वुमेन इन रूरल एंड मार्जिनलाइज एरिया, और कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान दो, स्पेशली जो लोग गांव में हैं, मार्जिनलाइज एरियाज़ में रह रहे हैं उनके लिए। अब कंक्लूजन क्या है? देखिए, जो NCW है उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है अपना हाईलाइट करने में वुमेन के इशू को, एंड कहीं ना कहीं लीगल रिफॉर्म्स को इन्फ्लुएंस तो किया है। हाउएवर, टू ट्रूली स्ट्रेटेजाइज एंड टैकल द प्रॉब्लम्स, लेकिन फिर भी और बेहतरीन तरीके से जो वुमेन से रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर हम टैकल करना चाहें, स्ट्रेटेजाइज करना चाहें इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्फेयर, तो ज़रूरत है कि हम इसको ज़्यादा ऑटोनॉमी दें, ज़्यादा अथॉरिटी दें एंड ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी भी दें, ठीक है। दैट इज़ इट, बेसिक सा ये टॉपिक था। नाउ द नेक्स्ट थीम इज़ स्टैट्यूटरी कमीशंस फॉर वल्नरेबल सेक्शंस एंड डिबेट ऑन मर्जिंग अंडर द अम्ब्रेला ह्यूमन राइट कमीशन। एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि हमारे पास बहुत सारे कमीशन है हर एक वल्नरेबल सेक्शन के लिए, हम क्यों ना इन सब को एक ही अम्ब्रेला ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर डाल दें, जिससे जो डुप्लीकेशन है वो काम की ना हो, ठीक है। तो अब समझते हैं इसको। देखिए, बैकग्राउंड, इंडिया के पास आपको पता है मल्टीपल स्टैट्यूटरी कमीशंस हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं राइट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप सच एज ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। कितने सारे हो गए। ये जो बॉडीज़ हैं इनको क्रिएट किया गया है सो दैट टू सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड इंश्योर इंक्लूसिव गवर्नेंस, सो दैट जो है हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिए हैं पर्टिकुलरली सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, ये राइट्स उनको मिलते रहें, ठीक है। नाउ अब पर्पस क्या है वही बताया, दैट इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट्स ऑफ अ वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज ग्रुप। जो राइट्स है हमारे वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज ग्रुप्स के, उनको प्रोटेक्ट एंड उनको प्रमोट करना, मॉनिटर करना गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इन्वेस्टिगेट करना राइट्स की वायलेशन को, रिकमेंड लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को रिकमेंड करना, सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, साथ में एक तरीके से ये ब्रिज का काम करते हैं सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के बीच में क्या कर रहे हैं, ब्रिज का काम कर रहे हैं। मेन अच्छाइयाँ आप इसमें लिख सकते हो ना, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं इनकी मल्टीप्लिसिटी के साथ, इतने सारे कमीशन हैं उससे ओवरलैप हो रहा है जुरिस्डिक्शन, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अब जैसे वुमेन है जो कि फ्रॉम SC/ST ग्रुप है या माइनॉरिटी है कि बच्चे हैं, ठीक है, तो माइनॉरिटी भी है वो, बच्चे भी हैं वो, और ह्यूमन भी है वो, कौन से कमीशन के पास जाएँ? फॉल अंडर मल्टीपल कमीशन कॉजिंग कन्फ्यूजन, जिससे कन्फ्यूजन होती है। डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन, रिपीटेटिव रिपोर्ट्स, इंक्वायरी एंड रिकमेंडेशन होना, टाइम का वेस्टेज कितना होगा, रिसोर्स का वेस्टेज होगा इससे। कोऑर्डिनेशन में भी गैप है,
इन सारे कमीशंस के बीच में बेसिकली ज़्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन है नहीं ना, पुअर इंटर कमीशन कम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से इनसफिशिएंट हैंडलिंग हो जाती है, केसेस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। रिसोर्स ड्रेन, मैंने बताया रिसोर्सेज का क्या होगा, वेस्टेज होगा। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स, और आपने अलग अलग बॉडीज़ बनाई हैं, उससे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और ज़्यादा क्या हो रहा है, फाइनेंशियल एंड ब्यूरोक्रेटिक कॉस्ट ही तो आ रही है उसकी, ठीक है। डिलेड वेस्टेज, केसेस गेट ट्रांसफर्ड और लॉस बिटवीन कमीशंस। बहुत बार क्या होता है कि यही नहीं समझ आता कि किस कमीशन का ये केस है, तो वो इधर से इधर ट्रांसफ़र होता रहेगा एंड जो जस्टिस है वो क्या हो जाएगा, डिले। वीक इम्प्लीमेंटेशन है, कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं है जो कि इनकी फॉलोअप रिकमेंडेशन को लेके कितना फॉलोअप किया गया रिकमेंडेशंस पे। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे किससे रिगार्डिंग, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमीशंस के रिगार्डिंग। नाउ अब आर्ग्यूमेंट्स हैं कि इनको मर्ज कर दो अंडर द अम्ब्रेला ह्यूमन राइट कमीशन, तो इससे एक यूनिफाइड हो जाएगा फ्रेमवर्क, है ना, एक यूनिफाइड हो जाएगा, वन बॉडी डील कर पाएगी जितने भी ह्यूमन राइट वायलेशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आएगी, रिसोर्सेज बचेंगे, डुप्लीकेशन नहीं होगा, ज़्यादा बेटर कोऑर्डिनेशन आएगा, डिसीजन मेकिंग एंड यूनिफॉर्म पॉलिसी रिस्पॉन्स, स्ट्रॉन्गर इन्फोर्समेंट। एक सिंगल अगर पावरफुल कमीशन होगा तो उसका ज़्यादा बड़ी उसके पास अथॉरिटी होगी, ज़्यादा बड़ा उसके पास इन्फ्लुएंस होगा। अब ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से जो इन्फ्लुएंस है, जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो बढ़ चुकी है। सिंप्लीफाइड गिवेंस रिडर्सल, साथ में सिटीजन्स अप्रोच कर सकते हैं वन बॉडी इंस्टेड ऑफ मल्टीपल कमीशन ज़्यादा इजीली। तो ये हमारे कुछ आर्ग्यूमेंट दिए जाता है कि हमें उसको कर देना चाहिए, ठीक है। नाउ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द मर्जिंग, लेकिन अगर हम आर्ग्यूमेंट इसके भी है कि अगर हम मर्ज कर देंगे तो उससे भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहला है लॉस ऑफ स्पेशलाइजेशन। हर एक बॉडी की अपनी स्पेशलाइजेशन है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्पेशल काम है। ईच वल्नरेबल ग्रुप का एक यूनिक इशू होता है, रिक्वायरिंग फोकस अटेंशन एक्सपर्टाइज। उसके लिए आपको एक फोकस होकर अटेंशन देना, एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। दूसरा है डिल्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मर्जिंग में रिड्यूस वॉइस एंड विजिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिटी। वो कहता है अगर आप मर्ज कर दोगे ना तो उससे जो वॉइस है वो रिड्यूस हो जाएगी एंड जो विजिबिलिटी है स्पेसिफिक कम्युनिटी की वो भी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। मर्जिंग में रिड्यूस वॉइस एंड विजिबिलिटी। रिस्क ऑफ सेंट्रलाइजेशन, हो सकता है इससे जो ब्यूरोक्रेटिक एंड लेस रिस्पॉन्सिव हो जाए, मतलब एक तरीके से एलाइट अपने आप में स्टेटस क्यों हो जाए। पॉसिबल नेग्लेक्ट, मार्जिनाइज ग्रुप्स माइट बी ओवर शेडोड बाय डोमिनेंट इशू, और जो डोमिनेंट इशू है उसी पे ज़्यादा ध्यान जाएगा, जो मार्जिनाइज ग्रुप्स हैं वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन बैरियर्स भी है। सम कमीशंस क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश है तो आप इनको ईजिली मर्ज नहीं कर सकते नॉन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो ये सारे कुछ हमारे आर्ग्यूमेंट्स दिए कि मर्ज नहीं करना चाहिए, कि स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, डिल्यूजन हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन का, रिस्क है सेंट्रलाइजेशन का, नेग्लेक्ट किया जाएगा मार्जिनलाइज ग्रुप्स को, लीगल भी कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर्स हैं। नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ मिडल पाथ, हम बीच के रास्ते को बना सकते हैं, कुछ रिफॉर्म कर सकते हैं। हम कोऑर्डिनेशन बिठा सकते हैं थ्रू इंटर कमीशन काउंसिल अंडर द NHRC। एक इंटर कमीशन की काउंसिल बना दें जिसमें बोला जाए कि हर 2-3 महीने में आपको सारे कमीशन को मिलना है, बाद में बातचीत करनी, कोऑर्डिनेशन बिठानी है। डेटा शेयरिंग एंड जॉइंट इन्वेस्टिगेशन ऑन ओवरलैपिंग केसेस, साथ में ऐसा कर सकते हैं कि हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे कि कोई वुमेन है, वो SC/ST से है, वुमेन है SC/ST से है, ठीक है, वुमेन है SC/ST से है एंड एज वेल एज शी इज़ ऑल्सो ह्यूमन। तो तीनों कमीशन, जो SC/ST वाला कमीशन है, जो वुमेन वाला कमीशन है, जो ह्यूमन वाला कमीशन है, तीनों मिलकर क्या करें, डेटा शेयर करें, जॉइंटली इन्वेस्टिगेट करें। डिजिटल इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लेंट सिस्टम, साथ में जो कि सो दैट डुप्लीकेशन ओवरलैपिंग ना हो, आप डिजिटल इंटीग्रेशन कर सकते हो कि मतलब एक ही वेबसाइट इनकी बना दो, है ना, जहाँ पे सो दैट जो डुप्लीकेशन था, वेस्टेज था, वो ना हो। रेगुलर मीटिंग्स अमंग चेयरपर्सन्स ऑफ ऑल द कमीशंस, साथ में सारे ही चेयरपर्सन्स की हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर मीटिंग्स कर सकते हैं। रिव्यू ऑफ मैंडेट्स टू रिमूव डुप्लीकेशन बट रिटेन स्पेशलाइजेशन, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं डुप्लीकेशन कम हो लेकिन स्पेशलाइजेशन बनी रहे। तो ये मिडिल पाथ हम कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन, डेटा शेयरिंग, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, डिजिटल इंटीग्रेशन, रेगुलर मीटिंग, ठीक है। अगर हम कंक्लूड करें, सो वाइल मर्जिंग ऑल द कमीशंस अंडर वन अम्ब्रेला में अपीयर इनएफिशिएंट इट रिस्क वीकनिंग स्पेशलाइज्ड अटेंशन टू वल्नरेबल सेक्शन। कह रहा है कि अगर हम मर्ज कर देते हैं तो उससे एफिशिएंसी तो आ जाएगी लेकिन जो स्पेशलाइज्ड अटेंशन मिल रही थी वो नहीं मिल पाएगी। इंस्टेड ऑफ मर्जिंग, तो मर्जिंग के अलावा इंडिया शुड ही, हमारा एम होना चाहिए कि हम कोऑर्डिनेशन बैठाएं, कम्युनिकेशन बेटर करें, कैपेसिटी एनहेंसमेंट करें, है ना, एंड इंक्लूसिव इफेक्टिव ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए।
नाउ द नेक्स्ट थीम इज आर राइट टू इंफॉर्मेशन एंड एक्ट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। अभी क्या कह रहा है, बैकग्राउंड देख लेते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपको पता है 2005 में आया था, एक लैंडमार्क ट्रांसपेरेंसी लॉ था ये, जो कि एम्पावर करता है सिटीजन्स को कि सिटीजन्स जब चाहे एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, मांग सकते हैं पब्लिक अथॉरिटीज़ से। इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी पब्लिक अथॉरिटी ही कि कोई चीज़ है तो क्यों है, क्यों आपने की है, ट्रांसपेरेंसी आएगी एंड एक गुड गवर्नेंस जैसा चीज़ें आएंगी। तो हमारे यहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन हैं जो कि वॉच डॉग्स हैं, जो कि इन्फोर्स कराते हैं इस आरटीआई एक्ट को। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं आरटीआई मैकेनिज्म का। आपको पता है हमारे यहाँ पे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है, जिनको हेड करता है एक चीफ कमिश्नर, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, और मैक्सिमम 10 तक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स रह सकते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। और ये करते क्या है, ये हियर करते हैं कोई भी अपील, कोई भी कंप्लेंट होती है अगर अंडर द आरटीआई एक्ट, जैसे कि किसी पर्सन ने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई या फिर डिले की गया, डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटीज़ टू फर्निश द इन्फॉर्मेशन। साथ में ये डायरेक्शंस दे सकते हैं किसी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ को कि जाओ जाके इन्फॉर्मेशन दो। साथ में इंश्योर कर सकते हैं प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, और प्रॉपरली जो एक्ट है इम्प्लीमेंट हो। तो कंप्लेंट्स को सुन रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं एंड इम्प्लीमेंटेशन को देख रहे हैं। अब इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे 2019 में। तो यहाँ पे जो टेन्योर है उसको फिक्स किया गया 5 टर्म और अंटिल 65 ईयर। पहले टेन्योर नहीं था, सॉरी अर्लियर 5 साल का टर्म था। आज के टाइम पे ये जो टर्म है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी अपनी मर्जी से। ऑल्दो बहुत अच्छा नहीं है, इससे एक तरीके से जो है डिपेंडेंस आ जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट पे, तो अपने आप में ही क्या नहीं रह पाएगा, इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा। सैलरी अनाउंसेस अर्लियर सेम एज इलेक्शन कमिश्नर दी जाती थी एंड चीफ सेक्रेटरी, और बाकी SICs को, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स को। नाउ टू बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन अब बोला सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी, तो ये भी कहीं ना कहीं इसकी इंडिपेंडेंस को कम करेगा। अदर सर्विस कंडीशंस पहले क्या थी, डिफाइंड क्लियरली थी एक्ट में, लेकिन अब बोला गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी डिस्क्रिप्शन है कि वो उसको डिटरमाइन करेगी। मतलब कुछ नहीं है, एज हुआ, आई मीन दैट इज़ टर्म हुआ, दैट इज़ सैलरी अलाउंस हुआ एंड सर्विस कंडीशंस, ये सब कुछ अब क्या कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगी। अब ऑफकोर्स इससे कहीं ना कहीं उनकी ऑटोनॉमी पे, कहीं ना कहीं उनकी इंडिपेंडेंस पे तो फ़र्क आएगा। एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, अब गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही है टेन्योर और सैलरी सर्विस कंडीशन, जिससे कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस है वो कम होगी। थ्रेट टू ट्रांसपेरेंसी, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स में हेजिटेट टू ऑर्डर डिस्क्लोजर अगेंस्ट द पावरफुल अथॉरिटीज़। अब जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी कि ट्रांसपेरेंसी आए, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पाएगी क्योंकि वो फियर में काम करेंगे, दे विल हेजिटेट। वीकेंड फेडरल कैरेक्टर, सेंट्रल कंट्रोल में इफेक्ट स्टेट कमीशंस। अब सेंट्रल का ही हमारा पूरा वो रहेगा, तो जो स्टेट के कमीशन उस पर भी सेंट्रल का कंट्रोल है, उससे जो फेडरल कैरेक्टर है उस पर क्या आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। रिड्यूस पब्लिक ट्रस्ट, सिटीजन्स में लूज कॉन्फिडेंस इन इम्पार्शलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। अब हमें पता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है किसी पे, तो वो डिसीजन कैसा देंगे, कहीं ना कहीं बाइस्ड देंगे। बाइस देंगे, जो सिटीजन्स का ट्रस्ट है वो कैसा हो जाएगा, हमारा इरोड हो जाएगा या फिर रिड्यूस हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपेंडेंस, ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट फॉर रिसोर्सेज लीडिंग टू पॉसिबल इंटरफेरेंस। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस अगर रखोगे गवर्नमेंट पे रिसोर्सेज के लिए, तो उससे भी ज़्यादा पॉसिबल इंटरफेरेंस रहेगा। तो ये सारी कुछ हमारी क्या है, नेगेटिविटीज़ हैं इसकी वजह से। फेवर में भी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं अच्छा भी है। कह रहे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, अब गवर्नमेंट एडजस्ट कर सकती है टर्म्स को इन लाइन विद इवॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स। कहते हैं ये जो नीड्स हैं, चैलेंजेस हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग टर्म को फिक्स कर लेगी। पैरिटी विद अदर इंस्टीट्यूशंस, अवॉइड अननेसेसरी इक्विवेलेंस विद इलेक्शन कमीशन। वो कह रहा है कि देखो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इलेक्शन कमीशन क्या है, एक अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इनके बीच में जो इक्विवेलेंस है वो अननेसेसरी है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकती है। कॉस्ट एफिशिएंसी, अब इससे जो सैलरी एंड कंडीशंस आप इसको रेशनलाइज कर पाओगे ज़रूरत पड़ने पे, तो उससे जो कॉस्ट की एफिशिएंसी है वो भी आ पाएगी। तो ये सारी कुछ फेवर में दी जाती है कि फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, अननेसेसरी इक्वलेंस नहीं होगा, एंड हमारी सैलरीज कंडीशंस को भी हम रेशनलाइज करेंगे तो कॉस्ट की भी एफिशिएंसी आएगी। जुडिशियल एंड एक्सपर्ट क्रिटिसिज्म क्या है, वहीं पे 2019 में केस हुआ, ठीक है,
अंजलि भारद्वाज केस कह रहे हैं उसको, जिसने बोला कि जो इंडिपेंडेंस है इंफॉर्मेशन कमीशन की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी के लिए। ठीक है, ऐसा बोला गया। ठीक है, फॉर्मर जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशनर्स है, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने तो ये तक बोला कि ये जो अमेंडमेंट एक तरीके से अटैक है सिटीजन के राइट के ऊपर, राइट्स टू नो। ठीक है, साथ में जो सेकेंड ईआरसी रिपोर्ट है वो भी कहती है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए सब कुछ, फिक्स टेन्योर होना चाहिए। तो कह सकते हैं जो एससी है, आरटीआई के एक्टिविस्ट हैं, जो एआरसी की रिपोर्ट है, वो तीनों यही बोलती है कि भाई ये जो अमेंडमेंट हुई है अपने आप में गलत है, दिस इज़ नॉट फेयर, क्योंकि इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब आगे क्या कर सकते हैं? वे फॉरवर्ड ए रिफॉर्म्स नीडेड। वी कैन रिस्टोर द फिक्स्ड टेन्योर एंड सैलरी स्ट्रक्चर इन द एक्ट। हमें रिस्टोर करने की ज़रूरत है जो फिक्स्ड टेन्योर एंड सैलरी स्ट्रक्चर था। हमें ज़रूरत है कि हम ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस रखें कि कौन अपॉइंट हो रहा है, क्यों अपॉइंट हो रहा है। इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाओ, एडिक्वेट स्टाफ एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करके। इन चीज़ों को डिजिटाइज कराओ और पीरियोडिक रिव्यू देना चाहिए बाय पार्लियामेंट टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना भी तो इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पीरियोडिक रिव्यू ले सकती है हमारी पार्लियामेंट, तो ये ज़रूरी है। सो अगर हम कंक्लूड करें तो 2019 में अमेंडमेंट्स हैव वीकेंड द ऑटोनॉमी ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन, और कहीं ना कहीं इसने अंडरमाइन करा जो स्पिरिट था आरटीआई एक्ट का। फॉर जेन्युइन ट्रांसपेरेंसी एंड सिटीजन एम्पावरमेंट जो गवर्नमेंट है उसको रिस्टोर करना ही पड़ेगा इंडिपेंडेंस, एंड इंश्योर करना पड़ेगा न्यूट्रलिटी को, एंड स्ट्रेंथन करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ आरटीआई इंडिया में। मतलब वही बेटर है। नाउ द नेक्स्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ कमीशन केस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये दूसरी बार आ रहा है, दैट मीन्स अपने आप में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से जुड़ी हुई कोई भी न्यूज़ अगर होगी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। काफ़ी रिपीटेटिव थीम है ये तो। एक तो होता है थीम, एक होती है पीवाईक्यू थीम और एक होती है रिपीटेटिव थीम। तो दिस इज़ वन ऑफ द रिपीटेटिव थीम। इनको कहीं ना लिखते हुए चलना है। जब आप पहली बार ये वीडियो देखोगे तो ये चीज़ों को नोट करते हुए चलो कि कौन से टॉपिक में से कौन सी थीम पे ज़्यादा बार क्वेश्चन है ना। तो ये थीम कह रहा है कि हमें ना कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर देना चाहिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को। ठीक है, आपको पता है इंडिया के पास बहुत सारी स्टैट्यूटरी कमीशन है, बेसिक चीज़ है वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, जैसे कि NCW, NCSC नहीं है, NCST भी नहीं है, NCBC भी नहीं है, तो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। सम आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जैसे मैंने बताया, कुछ हमारी स्टैट्यूटरी ही है। द डिबेट फोकसेज ऑन वेदर गिविंग कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस कैन इंश्योर ग्रेटर इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस। तो डिबेट ये चलती है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दें किसको, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को, क्या उससे उसकी इंडिपेंडेंस ज़्यादा होगी, क्या वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएगी। तो ये डिबेट जनरली चलती है, ये किसी भी कमीशन के लिए चल सकती है, राइट। तो अगर किसी भी कमीशन, अभी तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, हो सकता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी आ जाए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड आ जाए, तो किसी के लिए भी आ सकता है। सेम ही तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या क्या करना पड़ेगा हमें अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करना है किसी भी कमीशन को। ठीक है, वेट अ मिनट, बड़ा ही बेशरम हो रही है। ओके, सबसे पहले तो हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑफ कोर्स। इसके लिए हमें अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा अंडर द आर्टिकल 368, एंड इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में पास कराना पड़ेगा। आपको पता है स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग एंड मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ना। उसके बाद हमारा एक न्यू आर्टिकल या न्यू चैप्टर जो है इंसर्ट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे 338 का था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338A क्या है? शेड्यूल ट्राइब के लिए, 338B क्या है? बैकवर्ड क्लास। तो शायद 338C जो है वो इंसर्ट होगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए। डिफाइन करना पड़ेगा पावर्स, फंक्शंस एंड कंपोजिशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कमीशन के बारे में। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे जनरली। स्पेसिफाइड टेन्योर, सैलरी एंड रिमूवल प्रोसीजर होगा इनका। एंड फंक्शन ये करेंगे जैसे मॉनिटरिंग, सेफ गार्ड, इन्वेस्टिगेट करेंगे एंड रिपोर्ट भी देंगे पार्लियामेंट को, जैसे ये करते हैं, मतलब सेम लाइक दिस। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होगा। कमीशंस को एक एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को हर साल, है ना। नाउ प्रेजेंट स्टेटस अगर हम देखें तो ये हमारा आपको पता है अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इन्हें वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर। इसमें एक चेयरमैन है, 5 मेंबर है, एक मेंबर सेक्रेटरी होता है। इसके मेन काम वही है कि एग्जामाइन करती है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर वुमेन। चेक करना जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लीगल सेफगार्ड है वो ठीक है नहीं है, क्या ज़रूरत है उनमें बदलाव की।
ये रिकमेंड करती है रेमेडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स को, क्या लॉ लाने की ज़रूरत है, क्या उसमें बदलाव की ज़रूरत है। टेकअप केसेस ऑफ डेप्रीवेशन ऑफ वुमेन राइट, कहीं पे भी वुमेन जो है अगर वो डिप्राइव दिखती है ना, उससे रिगार्डिंग भी केसेस को लेती है। अंडरटेक करती है, रिसर्च को अवेयरनेस फैलाती है, पॉलिसी एडवाइजेस देती है। अब ज़रूरत क्यों है, हम क्यों उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देते हैं? देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के फ़ायदे हैं, जैसे कि सबसे पहला है इनहेंस्ड ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी बढ़ेगी, फ्रीडम मिलेगी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस एंड डिपेंडेंस ऑन मिनिस्ट्री। फ्रीडम मिलेगी कहाँ से? एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस एंड डिपेंडेंस ऑन मिनिस्ट्री से। स्ट्रॉन्गर अकाउंटेबिलिटी है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग टू पार्लियामेंट नॉट ए मिनिस्ट्री, एक डायरेक्ट रिपोर्टिंग देने को मिलेगी पार्लियामेंट को, किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को नहीं, तो ज़्यादा बेहतरीन अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो पाएगी। इंक्रीज्ड अथॉरिटी, ये रिकमेंडेशंस गेन ग्रेटर बाइंडिंग फोर्स, इसकी रिकमेंडेशन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, ग्रेटर बाइंडिंग फोर्स होगी। परमानेंट मैंडेट, जैसे कि अगर इसकी रिकमेंडेशन को नहीं फॉलो किया तो पार्लियामेंट में पूछा जाता है, पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर्स एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं सॉरी, वो मिनिस्टर से पूछते हैं कि क्यों आपने जो रिकमेंडेशन दी थी इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने, आपने क्यों इनको नहीं लिया। परमानेंट मैंडेट हो जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल जाएगी सो दैट इनकी कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी बनी रहे, है ना। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन राइट, इनेबल्स एनसीडब्ल्यू टू एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग फॉर अ जेंडर जस्टिस। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर कुछ चीज़ करे, ऑफकोर्स उसका एक पावर अलग ही होती है, अथॉरिटी अलग होती है ना। सो ये सारे मतलब हमारे हैं। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स क्या है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, तो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। पहला कि ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन है, कहता है कि डुप्लीकेट फंक्शन हो सकते हैं एनएचआरसी, स्टेट कमीशन, कोर्ट के साथ इसके। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलोड, वो कहता है कि इससे ब्यूरोक्रेटिक डिले और ज़्यादा हो जाएंगे रेदर देन प्रैक्टिकल इंटरवेंशन। इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल विल, देखो बॉडी स्टैट्यूटरी हो या कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी इफेक्टिवनेस सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विल पे ही आज के टाइम पे डिपेंड करती है। इवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इज इनफेक्टिव विदाउट इन्फोर्समेंट पावर, इसके पास वैसे भी इन्फोर्समेंट पावर नहीं रहेगी, वो तब भी किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? पॉलिटिकल विल पे। गवर्नमेंट चाहेगी तो इम्प्लीमेंट करेगी, नहीं करेगी तो तब भी अगर आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे भी देते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तब भी इनफेक्टिव रहेगा विदाउट द इन्फोर्समेंट पावर। इन्फोर्समेंट पावर तो दी नहीं, क्योंकि ऑल्टरनेटिव अप्रोच, strengthen existing statutory framework and provide financial and investigating autonomy। वो कह रहा है हम इसके अलावा भी कुछ और तरीका अपना सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग है हम उसी को बेटर करें, रेदर देन कि हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाएं एंड तब उसको सीरियस लेना शुरू करेंगे। ये है एक स्टेटूटरी बॉडी तो है ना, तो उसको अभी भी सीरियस लो, उसकी रिकमेंडेशन को अभी भी मानो, अभी भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, अभी भी उसको पावर दो, अभी भी उसको इंडिपेंडेंट रहने दो। वुड कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन इंश्योर जेंडर जस्टिस, तो एक डिबेट उठती है कि अगर हम इनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर देंगे ना तो उससे ज़्यादा जेंडर जस्टिस आएगी। तो कुछ लोग बोलते हैं हाँ सही बात है, क्योंकि इससे इंडिपेंडेंस इनकी बढ़ेगी, प्रेस्टीज बढ़ेगी, पब्लिक का कॉन्फिडेंस इनमें होगा, और एक तरीके से प्रेशराइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि जो वुमेन की राइट को वो ज़्यादा सीरियसली लें, ठीक है। लेकिन एंटायरली ऐसा ट्रू नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं ट्रू जेंडर जस्टिस के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि सोशो कल्चरल चेंजेस। जब तक माइंडसेट में बदलाव नहीं आएगा ना, जब तक सोसाइटी में कल्चर में बदलाव नहीं आएगा, जब तक कल्चर वुमेन को इस तरीके से ट्रीट करता रहेगा कल्चर के नाम में, तो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, तब तक आप जेंडर जस्टिस नहीं दे पाओगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट, साथ में आपको कोर्ट जो है जिसमें जनरली वुमेन से रिगार्डिंग हम वुमेन के लिए अलग कोर्ट लगा सकते हैं, जस्टिस उनको जल्दी मिले। इफेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट होने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके लिए आपको इफेक्टिव की जो है ऑलरेडी लॉ है ना उनको भी तो इन्फोर्स कराओ अच्छे से। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एग्जाम्पल वुमेन की रिजर्वेशन, साथ में पॉलिटिकली भी उनको एम्पावर करो। जुडिशरी में तो खुद वुमेन नहीं है यहाँ पे, तो कैसे हो जाएगा ना। तो ये सारे मतलब हमारे हैं, कुछ पार्शली बोलते हैं यस हो जाएगा, कुछ कहते हैं नहीं हो जाएगा। खैर वे फॉरवर्ड देखते हैं। तो वे फॉरवर्ड कहता है ग्रांट हम कर सकते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस टू एनसीडब्ल्यू इवन विदाउट फुल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मत भी दो, क्योंकि एक प्रोसेस है प्रॉपर, इससे अच्छा आप इनको फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस दे दो कि अपनी पैसा और अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने अकॉर्डिंग चला लेंगी। एक क्वासी जुडिशियल पावर्स हम इनको दे सकते हैं कि सम्मन कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं कंपनसेशन को। रेगुलर पार्लियामेंट्री रिव्यू करते रहो उनके परफॉर्मेंस का, इनमें बदलाव भी करना ज़रूरी है।
स्ट्रॉन्गर कोऑर्डिनेशन इनका बिठाओ बाकी कमीशंस के साथ, एंड पब्लिक अवेयरनेस एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन टू मेक रिकमेंडेशन मोर इम्पैक्टफुल। साथ में पब्लिक में, लोगों में भी जाके अवेयरनेस बढ़ाओ, जेंडर सेंसिटाइजेशन, कि जेंडर के मामले में थोड़ा सेंसिटिव होके रिकमेंडेशंस दो, टू मेक रिकमेंडेशन मोर इम्पैक्टफुल, तभी जाके जो रिकमेंडेशन है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनेगी, राइट। तो ये हम कर सकते हैं। सो कंक्लूजन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कैन स्ट्रेंथन कर सकती है ऑफकोर्स इसकी इंडिपेंडेंस को, इसकी अथॉरिटी को, बट अलोन इट कैन नॉट इंश्योर जेंडर जस्टिस। बट क्या वो कंप्लीटली इंश्योर कर लेगी जेंडर जस्टिस? नहीं, क्योंकि सारा खेल तो है इम्प्लीमेंटेशन का, सारा खेल तो है इम्प्लीमेंटेशन का, एंड सारा खेल है इंडिपेंडेंस का, पार्शलिटी का, इम्पार्शलिटी का। होलिस्टिक अप्रोच हमें अपनानी चाहिए जिसमें हम लीगल एम्पावरमेंट भी करें, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी लेके आए, हाँ इंस्टीट्यूशन में भी रिफॉर्म लेके आओ, लेकिन लीगल एम्पावरमेंट करो, मतलब जो लॉ है उनको अच्छे से इन्फोर्स करो, एंड सोसाइटी में अवेयरनेस, लोग भी तो एक्सेप्ट करें उस लॉ को। ये एसेंशियल है टू अचीव द ट्रू जेंडर इक्वलिटी इन इंडिया, तभी हम एक अच्छे से जेंडर इक्वलिटी लेके आ पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट थीम इज द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट एंड चाइल्ड सेफ्टी इन द डिजिटल एरा। तो चिल्ड्रन के ऊपर ये कमीशन है, उसके रिगार्डिंग पूछा है। इंट्रोडक्शन, विद ग्रोइंग इंटरनेट यूज चिल्ड्रन फेस न्यू थ्रेट्स लाइक साइबर बुलिंग। पता ही है ये साइबर डिजिटल एरा में आज के टाइम पे जो बच्चे हैं उनको साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ता है, ऑनलाइन अब्यूज़, है ना। तो इसके लिए स्ट्रॉन्गर डिजिटल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की ज़रूरत है। अब कैसे एनसीपीसीआर इसमें कुछ कर सकता है? सबसे पहले देखिए एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क समझते हैं। आपको पता ही है हमारे यहाँ पे बहुत सारे एक्ट है, पॉस्को एक्ट है ना, पॉक्सो सॉरी, जो कि पनिश करता है ऑनलाइन सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन को। आईटी एक्ट एंड रूल्स है जो कि ऑब्लिगेट करता है प्लेटफॉर्म्स टू रिमूव हार्मफुल चाइल्ड कंटेंट की, जो कि कहता है जितने भी प्लेटफॉर्म्स है लाइक सोशल मीडिया है उनके लिए ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है कि उनको रिमूव करना पड़ेगा कोई भी हार्मफुल कंटेंट फॉर द चाइल्ड, एंड इंश्योर ग्रीवेंस रिड्रेसल। साथ में अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट है तो उसको भी सुनना पड़ेगा। डीपी एक्ट ये ट्रीट करते हैं चिल्ड्रन डाटा को एज अ सेंसिटिव, इंश्योर कंसेंट एंड डेटा मिनिमाइजेशन। ये बात करते हैं कि जो बच्चे से रिगार्डिंग जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और ये एक्ट कहता है कि कंसेंट लेके ही आप सिर्फ उस बच्चे से रिगार्डिंग डेटा ले सकते हैं, और उसको भी मिनिमाइज़ करो, कम से कम डेटा लो। अब एनसीपीसीआर भी हमारे यहाँ पे एक बॉडी है पर्टिकुलरली जो कि पब्लिश करती है कि चाइल्ड सेफ्टी मटेरियल क्या है, किस तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह चलाती है, जैसे कि और बाकी कमीशंस कर रहे हैं। नाउ अब चैलेंजेस क्या हैं? अभी भी चैलेंजेस हैं, लेकिन आपको पता है ऑनलाइन ग्रूमिंग है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता रहता है आजकल, साइबर बुलिंग है, मेंटल हेल्थ इश्यूज दे रहते हैं, डेटा का मिसयूज़ करना, प्राइवेसी का रिस्क है, एडिक्टिव डिज़ाइंस एंड अनसेफ एल्गोरिथम है बच्चों के लिए। मतलब क्या है अनसेफ एल्गोरिथम? ये काफ़ी अच्छा कीवर्ड है कि आप कुछ भी देख रहे हो, गलत सही उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आता रहेगा, चलता रहेगा। वीक इन्फोर्समेंट एंड डिजिटल इलिटरेसी है ना। तो वीक इन्फोर्समेंट है, जो लॉज हैं उनको इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं, और डिजिटल इलिटरेसी, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, सबसे पहले तो उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं रहती है। अब मेजर्स यही है कि आप नेशनल ऑनलाइन सेफ्टी पॉलिसी लेके आ सकते हैं जो लेड कर रहा है विद मेटी एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री। डिजिटल सेफ्टी सर्कुलम हम स्कूल्स में लेके आ सकते हैं, स्कूल के बच्चों में अवेयरनेस फैलाएं। 24/7 चाइल्ड सेफ्टी की एक हेल्पलाइन हम क्रिएट कर सकते हैं जिससे कोई कोऑर्डिनेशन हो अमंग द एजेंसीज। प्लेटफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट, चाइल्ड फ्रेंडली डिज़ाइन, मतलब हम प्लेटफॉर्म्स को भी बोल सकते हैं कि क्योंकि वो बच्चा है, आप सबसे पहले एज पूछे, अब अगर वो एज लिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको कंटेंट दिखाएं, एज वेरिफिकेशन करें, फास्टर टेक डाउन करें अगर कोई गलत चीज़ है तो, है ना। अवेयरनेस ड्राइव्स ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स एंड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, टीचर के लिए, पेरेंट के लिए, सबके लिए अवेयरनेस फैलाना जरूरी है, कैंपेन वगैरह। एंड ट्रेनिंग फॉर पुलिस एंड स्कूल्स ऑन साइबर पॉक्सो एंड डिजिटल एविडेंस, साथ में पुलिस को, है ना, एंड स्कूल्स को भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है साइबर पॉक्सो से रिगार्डिंग, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड ये है कि हम एक नेशनल ऑनलाइन सेफ्टी सेल बनाएं विद इन द एनसीपीसीआर, इन्फोर्स करें क्लियर चाइल्ड डाटा रूल्स को, ठीक है। एज अप्रोप्रिएट डिज़ाइन कोड्स रखें, ठीक है, जैसे कि यूके में मॉडल है। एंड प्रोग्रेस को भी ट्रैक करते रहे पब्लिक डैशबोर्ड के साथ, जैसे कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन थी तो उसको टेक डाउन करा कि नहीं, स्कूल कवरेज देखें, स्कूल इन कैंपेन्स को करा रही है कि नहीं, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड इतना ही है। ये क्वेश्चन में एनसीपीसीआर के बारे में कुछ बताया नहीं है, ऑल दो थोड़ा सा मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है ये अपने आप में, तो देखना पड़ेगा। तो कंक्लूड अगर हम करें तो एम्पावरिंग एनसीपीसीआर विद स्ट्रॉन्गर अथॉरिटी, कोऑर्डिनेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव्स कैन इंश्योर चाइल्ड सेफ्टी एंड डिजिटल एम्पावरमेंट इंडिया। ये कह रहा है अगर आप एनसीपीसीआर को एम्पावर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा
विथ स्ट्रॉन्गर अथॉरिटी, ज़्यादा से ज़्यादा पावर दोगे, कोऑर्डिनेशन अच्छा रखोगे, अवेयरनेस फैलाओगे, तो उससे जो चाइल्ड सेफ्टी है वो ऑफकोर्स और ज़्यादा अच्छी रहेगी, है ना। बेसिक सी चीज़ है। थोड़ा सा NCPCR के बारे में उन्होंने बता नहीं रखा है। तो बेसिकली ये प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रंस एक्ट करके एक्ट के तहत ये बॉडी बनी थी, और उसका मेन काम जैसे कि बाकी बॉडीज़ का होता होगा वैसा ही है सेम, कि इसको भी चाइल्ड से रिगार्डिंग क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है। चाइल्ड से रिगार्डिंग पॉलिसीज़ को ये देखता है, मेजर्स को सजेस्ट कर सकता है, रिफॉर्म्स को सजेस्ट कर सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है, इन्फोर्समेंट को देख सकता है, कोई कंप्लेंट है उसको ले सकता है ना। जैसे मैंने NCW में देखा था, बिल्कुल सेम ही वही सारे फीचर्स हैं। अगर रिपीट नहीं भी हो रहा तो कोई खास घबराने वाली बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट थीम इज़ ह्यूमन राइट कमीशन इन इंडिया। अब देखो ये जो थीम है ये कैसी है, रिपीटेटिव थीम है, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में ऑलरेडी हमने देखा था, है ना। अभी भी आया था कि सारी कमीशंस को ह्यूमन राइट कमीशन के अंडर कर दूँ। दोबारा से अब सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है ह्यूमन राइट कमीशन पे, उसके स्ट्रक्चर, उसकी लिमिटेशन, उसकी रिफॉर्म से रिगार्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बेसिस, आपको पता है ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया में क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको हमने प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के अंदर क्रिएट करा है। इंक्लूड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसमें हमने बॉडीज़ बनाई, नेशनल लेवल पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट लेवल पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। अभी करता क्या है काम, इसका मेन काम क्या है, दैट इज़ प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करना बेसिक ह्यूमन राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल कन्वेंशंस, कि हर एक इंसान को बेसिक जो राइट्स है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, और जो बेसिक इंटरनेशनल कन्वेंशंस के थ्रू जो बेसिक ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए हर एक इंसान को, वो मिले, सबके राइट्स प्रोटेक्ट हों, सबको वो राइट्स मिले। इनका मेन यही काम है। स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं वैसे तो, कि इसमें चेयरमैन होता है जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 4 इसके मेंबर्स होते हैं, जजेस 4 नहीं एक्चुअली 5 होते हैं, इसमें गलत लिख रखा है। ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स होते हैं, है ना, ऑलरेडी हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ के आए हैं, इसे मैं बता देती हूँ। एक मेंबर होता है जो SC का मेंबर होगा, एक होगा जो हमारी HC का होगा, ठीक है, एक होगा हमारे बाकी जो 3 होते हैं दैट इज़ जिनको भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग, और उसमें से एक वुमेन होनी चाहिए इस तरीके से। कुछ एक्स ऑफिसो मेंबर्स भी होते हैं, 7 एक्स ऑफिसो मेंबर्स इसके होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे हेड होते हैं, जैसे कि जो भी बाकी कमीशन है उन सबके हेड चेयरमैन होते हैं। NCW, है ना, NCW हुआ, NCBC हुआ, NCSC हुआ, NCST हुआ, NCPCR हुआ, माइनॉरिटीज़ वाला हुआ, डिसेबिलिटीज़ वाला हुआ, इस तरीके से। अपॉइंटमेंट ऑफकोर्स इसकी प्रेसिडेंट करते हैं। जनरली जितनी भी नेशनल लेवल पे बॉडी है ना, उनकी अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई लेवल कमेटी बैठती है इसके लिए भी। इसके मेन काम क्या है, जैसे मैंने बताया, ये इंक्वायर करता है ह्यूमन राइट वायलेशंस को, ये जेल को भी विजिट करता है, वहाँ के लिए भी रिफॉर्म्स बताता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड्स को भी रिव्यू करता रहता है कि टाइम टू टाइम क्या राइट्स हैं जो हैं, नहीं हैं, क्या ज़रूरत है आगे, एंड ह्यूमन राइट अवेयरनेस को भी फैलाता है, कैंपेन्स को भी फैलाता है। एक मिनट, ओके। सो अब इसकी मेन लिमिटेशन ये है कि इसका जो ऑफकोर्स जो नेचर है वो कैसा है, एडवाइजरी है, रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग नहीं है। या आप हर एक स्टैट्यूटरी बॉडी की लिमिटेशन में लिख सकते हो, लिमिटेड जुरिसडिक्शन है, कैन नॉट एक्ट अगेंस्ट द आर्म्ड फोर्सेज डायरेक्टली, ओनली सीक रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। आर्म फोर्सेज में ये ज़्यादा तामझाम नहीं कर सकता है। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती है, सिलेक्शन ऑफन लैक्स ट्रांसपेरेंसी एंड इंडिपेंडेंस, तो एक तरीके से पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है यहाँ पे भी। फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, बजट कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टिंग ऑटोनॉमी, ओवरलैपिंग मैंडेट्स है, सिमिलर वर्क डन बाय द अदर कमीशंस, वुमेन, माइनॉरिटीज़, SC ST एट्सेट्रा, तो ओवरलैपिंग भी है, फाइनेंशियल डिपेंडेंस भी है, इम्प्लीमेंटेशन में भी गैप है, पुअर फॉलोअप रहता है, लो कंपाइलेंस रहती है कमीशन की एडवाइस के साथ, गवर्नमेंट उसको लेती नहीं है। लैक ऑफ रिसोर्सेज है, शॉर्टेज होता है स्टाफ का, फंड का एंड रीजनल ऑफिस का, इसी वजह से रिसोर्सेज का कॉन्स्टेंट तो आप कहीं भी लिख सकते हो, किसी भी। कॉन्सिक्वेंसेज क्या है इन लिमिटेशंस की, देखिए इससे जो क्रेडिबिलिटी है, लोगों का जो भरोसा है वो कम होता है इन सारी लिमिटेशंस के कारण। इनएबिलिटी टू चेक स्टेट एक्सेसेस और पॉलिसी ब्रूटिलिटी इफेक्टिवली, स्टेट एक्सेसेस और पुलिस की ब्रूटिलिटी को हम नहीं समझ पाते, चेक ऑन नहीं कर पाएंगे ना फिर इस हिसाब से। तो अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या वो स्टेट कहाँ एक्सेस कर रहा है, कहाँ पुलिस गलत तरीके से कर रही है, उस चीज़ को चेक नहीं कर पाएंगे। फेलियर टू प्रोटेक्ट द मार्जिनलाइज सेक्शंस फ्रॉम सिस्टमैटिक वायलेंस, जो सिस्टमैटिक वायलेंस होता है, जो सिस्टम वायलेंस कर रहा है खुद, उससे ये प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है, क्योंकि ये क्या है, डिपेंडेंट है उस पर। वीक इंटरनेशनल रिपुटेशन है ह्यूमन राइट इन्फोर्समेंट में, ठीक है। तो अब रिफॉर्म्स क्या है, वही एक रिकमेंडेशन को थोड़ा सा बाइंडिंग बनाओ विद स्टैट्यूटरी टाइमलाइंस, और उनमें एक टाइमलाइन भी फिक्स करो इंप्लीमेंटेशन की, इतने टाइम में इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए। ज़्यादा ऑटोनॉमी दो उनको, अपॉइंटमेंट में, स्टाफिंग में, फाइनेंस में, इंडिपेंडेंस रखो, मतलब एक्सपेंड पावर्स टू इन्वेस्टिगेट आर्म फोर्सेज में बहुत सारी चीज़ों के वायलेशन होता है, तो उसके लिए भी इनको थोड़ा सा पावर दे देना चाहिए।
स्ट्रेंथन करो SHRCs को भी विद मोर फंड्स एंड ट्रेनिंग, पैसे की जो कमी है उनको भी दो। रेगुलर परफॉर्मेंस ऑडिट, लेकिन पार्लियामेंट उन पर चेक ऑन भी रखे, तभी तो वो चीज़ों को करवाएगा। पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। पार्लियामेंट अकाउंटेबिलिटी किसी भी बॉडी के लिए आप लिख सकते हो, वो बहुत ज़रूरी है। डिजिटल केस मैनेजमेंट एंड पब्लिक रिपोर्टिंग, लोगों को भी रिपोर्ट करो, डिजिटली चीज़ों को देखो, अपनी ह्यूमन राइट एजुकेशन एंड अवेयरनेस को फैलाओ लोकल लेवल्स पे। वे फॉरवर्ड यही है कि हमें एम्पावर करना है कमीशंस को एज इंडिपेंडेंट, हमको थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करनी है, इंडिपेंडेंट वॉचडॉग बनाने की कोशिश करनी है, नॉट मेयर एडवाइजरी बॉडी। सिर्फ और सिर्फ उनको एडवाइजरी बॉडी नहीं बना देना है हमें। इंश्योर करना है कोऑर्डिनेशन बिटवीन नेशनल एंड स्टेट कमीशंस, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए जो नेशनल एंड स्टेट कमीशंस हैं। एंड एक कल्चर अकाउंटेबिलिटी, अब ऐसा नहीं है कि हमने पावर ही पावर दे देनी है, अकाउंटेबिलिटी को भी फिक्स करना पड़ेगा एंड ह्यूमन डिग्निटी को भी लेके आने की ज़रूरत है। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट थीम। मैं एक बार देखूँ, यस दिस इज़ द लास्ट थीम, तो शायद इसको करना भी बेहतर ही होगा इस वीडियो में, है ना। थीम क्या है हमारी? क्वासी जुडिशियल बॉडीज इन इंडिया। देखिए मीनिंग क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी कुछ नहीं होता है, एक ऐसी अथॉरिटी है जिसके पास पावर होती है सिमिलर टू दोज ऑफ द कोर्ट, बट कोर्ट की तरह नहीं है, वो कोर्ट नहीं है लेकिन कोर्ट की जैसी थोड़ी बहुत उसके पास पावर है। ये जनरली डिस्प्यूट्स को सुनती है, अपनी जजमेंट देती है, पेनल्टीज भी लगा सकती है, बट फंक्शंस कर सकती है अपने लिमिटेड एरिया ऑफ लॉ के अंदर ही। क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, है ना। क्वासी का मतलब क्या? ऑलमोस्ट वैसी। तो बॉडीज आर ऑलमोस्ट जुडिशियल, काफ़ी जुडिशियल होती है नेचर में, लेकिन एग्जैक्टली कोर्ट नहीं है। इसके मेन अगर फीचर्स की बात करूँ तो एडजुडिकेटरी पावर्स, ये डिसीजंस ले सकती है आफ्टर हियरिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स को सुनती है और उसके बाद ये डिसीजन लेती है, लेकिन इसकी लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है। डील करती है सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे टैक्सेशन हुआ, एनवायरमेंट, किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ ही डील करेगी। नॉट बाउंड बाय स्ट्रिक्ट कोर्ट प्रोसीजर से बाउंड नहीं है। फॉलोज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, नॉट द फुल प्रोसीजर कोड को ये फॉलो नहीं करेगा। अपीलेबल डिसीजंस, देयर ऑर्डर्स कैन यूजुअली बी चैलेंज्ड इन हायर कोर्ट। अपीलेबल डिसीजन है इनका, अपील आप कर सकते हो, इनके डिसीजंस को आप कहीं और जाके अपील कर सकते हो, ठीक है। एम फॉर स्पीडी एंड स्पेशलाइज जस्टिस, जल्दी हम इनको लगाया क्यों है? जस्ट सो दैट स्पीडी एंड स्पेशलाइज जस्टिस आ जाए। एक मिनट रुकिए। तो ये बेसिकली इसके मेन की फीचर्स हैं। ये बाउंड नहीं है स्ट्रिक्ट एक कोर्ट के प्रोसीजर से, जैसे कि कोर्ट में पार्टिकुलरली प्रोसीजर फॉलो होता है, तो वहाँ ये चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से काम करती है, एक फुल सिविल प्रोसीजर्स कोड नहीं फॉलो करती है। अपीलेबल डिसीजंस, इनके डिसीजंस को आप जनरली जाके हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, और एक स्पीडी एंड स्पेशलाइज जस्टिस के लिए बनाई गई थी। नाउ एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे नेशनल कमीशन, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वो भी इंक्वायर करता है, जहाँ पे भी ह्यूमन राइट के वॉल्यूशन होता है। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है, वो भी डिस्प्यूट्स को डिसाइड करता है RTI से रिगार्डिंग। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये भी हमारी जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं उनको ये डिसीजन सुनाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स को देखता है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, जो कि सर्विस मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ डील करता है। नाउ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज, जैसे कि सेबी भी है, जो कि एडजुडिकेट करती है अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी वॉल्यूशन होती है तो इन सारे डिस्प्यूट्स को देखती है। ऐसे इनकम टैक्स का अपीलेट ट्रिब्यूनल भी है, जो कि हियर करता है अपील रिलेटेड टू द डायरेक्ट टैक्सेस। नाउ क्या डिफरेंसेस हैं जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ में? देखिए, जुडिशियल बॉडी इस्टेब्लिश होती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है। क्वासी जुडिशियल बॉडी जनरली एक एक्ट के थ्रू, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू जनरली बनाई जाती है। जुडिशियल डिसीजंस है वाइड जुरिस्डिक्शन, ऑफकोर्स जो जुडिशियल डिसीजन उनके पास ज़्यादा पावर होती है एंड एक तरीके से बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स होता है उनका, ठीक है। वहीं पे जो क्वासी जुडिशियल है उनकी लिमिटेड टू स्पेसिफिक लॉज होती हैं एंड अपीलेबल टू हायर कोर्ट, आप अपील कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंस यही है, हम क्यों क्वासी जुडिशियल बॉडी क्यों हमने इस्टेब्लिश करी, जिसके हमें स्पेशलाइज्ड एंड फास्टर, जल्दी से जस्टिस दे पाए, बर्डन जो है रेगुलर कोर्ट पे वो कम हो, एक्सपर्ट हैंडल करे, है ना, टेक्निकल मैटर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी भी हमारी और ज़्यादा अच्छी हो। चैलेंजेस ये है कि डिपेंडेंस, यहाँ पे इंडिपेंडेंस थोड़ी सी कम होती है, एग्जीक्यूटिव ही सब कुछ देखता है। ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन से भी कन्फ्यूजन हो सकता है, डिले वगैरह, है ना, पैसों की कमी, कॉन्स्टेंट, वैकेंसीज, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बेसिक लोग, ये चीज़ तो आप कहीं भी लिख सकते हो। तो वे फॉरवर्ड यही है कि आप ऑटोनॉमी दो, साथ में ट्रांसपेरेंसी लेके आए इनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, कोऑर्डिनेशन लेके आओ ट्रिब्यूनल्स में, सो दैट डुप्लीकेशन, ओवरलैप वगैरह ना हो। कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग वगैरह दो, पैसे से रिगार्डिंग इनको दो, एंड साथ में अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर करो। ये सारी चीज़ें हैं मोटा मोटा, जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में पढ़ा था ना कुछ ऑल जो चैलेंजेस वगैरह इंपॉर्टेंस है वो वैसी सी ही, ठीक है। सो दैट इज़ इट। हमने पूरे नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी से जो 7 थीम्स आई थी हमने कवर कर लिए, जिसमें हमने देखा जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट है,
दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ इट. बाकी आई विल से रिवाइज मोर एंड मोर. जितना ज़्यादा रिविजन होगा उतनी चीज़ें जो है बेटर तरीके से समझ में आएंगी, दिमाग में घुस पाएंगी ईजीली, राइट. दैट इज़ इट. ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो रटने वाली चीज़ें, एग्जाम्पल्स वगैरह कुछ केसेस वगैरह आते हैं तो उनको रटना भी है ना, रटना है. कुछ चीज़ें रटने वाली होती हैं तो उनको रटो. वैसा भी नहीं कि कुछ नहीं रटना, रटना है, बाकी समझना है, बाकी याद करना है, रिकॉल करना है ना. बार बार क्लासेस को देखनी है, जितना हम कर रहे हैं उतना हमें अच्छे से करना है. यही सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी प्रिपरेशन में. एंड कंसिस्टेंट रहना है एंड बार बार रिविजन करनी है. दैट इज़ इट.